मॉर्निंग। तो फाइनली हम लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल पढ़ते हैं। लिमिटेशन क्या होता है कि क्या खामियां हैं, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स, व्हाई वी नीड टू यूज क्वांटम नंबर्स टुडे, क्वांटम थियोरी क्यों यूज करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, बोर का मॉडल क्यों नहीं। तो ये सारे लिमिटेशंस आज हम पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लर्न why we are not using Bohr's model. First of all, सिंपल रीजन है कि बोर का जो मॉडल है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेसिफिकली यूजफुल है। देयर आर अदर रीजंस, जैसे हमने एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, तो बोर का जो मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं about these why so many lines. So it cannot account for the finer details of the hydrogen spectrum. Okay, cannot account for the finer. तो हमने पिछले वीडियो में एमिशन स्पेक्ट्रम देखा, उसमें बहुत सारे लाइंस है, तो ये सारा बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ओके, ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये एक फेलियर है, क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। सेकेंड है कि वो सिर्फ हाइड्रोजन का ही एक्सप्लेन कर पाया, ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। सॉरी, हाइड्रोजन हम लोगों को लेकिन जब पढ़ते हैं एक हाइड्रोजन एटम काफी थोड़ी है, वी हैव टू लर्न ऑल एटम्स एंड बोर्स मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स व्हिच अदर देन हाइड्रोजन। वो सिर्फ हाइड्रोजन का थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकता है, उसमें भी वो फाइनर डिटेल्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। देन थर्ड इज ये जो स्पेक्ट्रा है ना, ये जो हम लाइन देखते हैं स्पेक्ट्रम में, एक लाइन एक पर्टिकुलर एनर्जी को करस्पॉन्ड करते हैं। आपने देखा था ना, फर्स्ट से सेकेंड में जाना है तो वो एनर्जी डिफरेंस है, सेकेंड में थर्ड में जाना है तो वो एनर्जी डिफरेंस। तो दैट एनर्जी डिफरेंस इज शोन बाय वन लाइन। वन लाइन अगर 6 इलेक्ट्रॉन भी सेम एनर्जी यूज करता है तो वो एक ही लाइन दिखाएगा, क्योंकि 6 के 6 सेम एनर्जी है। लेकिन जब हम ये एटम को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, when you keep it in a magnetic field, ये एक लाइन भी स्प्लिट होकर 2 या 3 लाइन बन जाता है। तो ये क्यों होता है? why are spectral lines split in the magnetic field? ओके, स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसको एक नाम है, इसको हम बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। तो ये ज़ीमैन इफेक्ट क्यों होता है? व्हाई आर स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट इन द मैग्नेटिक फील्ड? बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही स्पेक्ट्रल लाइंस आर स्प्लिट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक ही लाइन फिर बहुत सारे लाइन बन जाता है। अगर आपने एटम को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे वो एक स्पेक्ट्रल लाइन बहुत सारा स्पेक्ट्रल लाइन बन जाता है। तो वह क्यों होता है? दैट इट कैन नॉट इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो हम ये स्टार्क इफेक्ट यानी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड या ज़ीमैन इफेक्ट, दैट मींस स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों ही हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। सो व्हाई कांट वी एक्सप्लेन इट? दैट इज समथिंग व्हिच वी कैन नॉट एक्सप्लेन, okay, using Bohr's model. So these are all limitations of Bohr's model, क्योंकि बोर ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर दूसरी चीज है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर तक ठीक है, पर एटॉम फिर मॉलिक्यूल कैसे बनता है? सो बोर्स मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो ये सारे थियरीज, इट कैन नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो ये सारे रीजंस की वजह से बोर्स मॉडल फेल्स, okay, because it cannot explain the finer details of hydrogen spectrum, it cannot explain spectrum of atoms other than hydrogen, it can only explain for hydrogen, जितना भी है वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए यूजफुल है। एंड देन स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो जाता है। एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने एटम रखा तो वो एक लाइन भी फिर बहुत लाइन बन जाता है, दैट इज ज़ीमैन इफेक्ट, वो नहीं एक्सप्लेन कर सकता। अगर एटम को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तब भी वो एक स्पेक्ट्रल लाइन बहुत सारा स्पेक्ट्रल लाइन बन के दिखता है, दैट इज स्टार्क इफेक्ट, वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है। एंड केमिकल बॉन्ड्स कैसे बनता है, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, हाउ डज इट फॉर्म मॉलिक्यूल्स, दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन बाय बोर्स मॉडल। सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। और फिर हम बाद में कुछ रीजंस पढ़ते हैं, लाइक व्हाट कुड बी द रीजन व्हाई दिस मॉडल्स फेल। और क्योंकि बोर का ये जो स्पेसिफिक मॉडल है, उसके बाद
देखो एक बात हमको समझना है कि ये पूरा जो वर्क है ना, ये एक ही लैब का एक्चुअली है, बिकॉज सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया जे थॉमसन ने। थॉमसन वॉज द पीएचडी गाइड ऑफ रूथरफोर्ड, तो रूथरफोर्ड ने एटम का स्ट्रक्चर बना दिया। रूथरफोर्ड का पीएचडी स्टूडेंट था नील्स बोर, तो नील्स बोर ने आगे बढ़ा दिया रूथरफोर्ड का मॉडल को। अब बोर का स्टूडेंट हाइसेनबर्ग ने और बढ़ा दिया, और ये सभी लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। ओके, सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू नो कि ये पूरा लाइन ऑफ वर्क के लिए सभी गाइड्स को, और वो गाइड का स्टूडेंट जो था उसको नोबेल प्राइज मिला है। इसमें ऑफ कोर्स दो रीजन हम बताते हैं जो दो डेवलपमेंट हुए बोर का मॉडल के बाद। एक है डी ब्रॉगली, ही इज अ फ्रेंच साइंटिस्ट, ऑफ कोर्स ये बोर के स्टूडेंट नहीं थे। और दूसरा जो है हाइसेनबर्ग, ओके, वार्नर हाइसेनबर्ग, ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ बोर। ये दोनों ने आगे जो वर्क किया उसकी बेसिस पे वी आर टुडे सेइंग दैट दीज आर द रीजंस व्हाई बोर्स मॉडल डज नॉट वर्क। तो हम डे ब्रॉगली का जो है, डे ब्रॉगली स्पीक्स ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। डे ब्रॉगली का कहना है कि कोई भी चीज का डबल नेचर है, यानी हम खुद भी डबल नेचर है, यानी हम पार्टिकल नेचर, अभी जो नेचर है हम किसी चीज को हिट कर सकता है तो वो पार्टिकल नेचर, लेकिन हमारा एक वेव नेचर भी है। ओके, वी आल्सो हैव अ वेव नेचर, दैट इज व्हाट ब्रॉगली सेज। सो ब्रॉगली का कहना है कि इलेक्ट्रॉन्स को जो है दे हैव ड्यूअल नेचर, ड्यूअल मींस डबल नेचर, दे कैन एक्सिस्ट एज पार्टिकल एंड दे कैन एक्सिस्ट एज वेव। तो जब वो पार्टिकल नेचर होगा वो किसी को भी हिट कर सकता है। ओके, हम जो फोटॉन्स वगैरह बोलते हैं ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है, तब इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एक पार्टिकल है। और कभी कभी इलेक्ट्रॉन जब वो एक चीज से आर पार जाता है, इट इज एक्सिस्टिंग एज अ वेव। So it has two nature, it is having dual nature, that is it is a particle and it can exist as a wave. So it should, any matter should in fact exhibit this dual nature. And based on this thing उन्होंने एक अगर वेव है तो उसको एक वेव लेंथ भी होगा, है ना, ये दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच में जो गैप डिस्टेंस है दैट इज अ वेव लेंथ। तो उन्होंने एक फॉर्मूला भी दे दिया कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, okay, mass into velocity, that means h upon momentum, p is momentum. So he gave the formula lambda is equal to h upon mv, where m is mass and v is velocity. और h तो हम जानते ही हैं, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट एज यूजुअल। सो दिस इज द डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप जब उन्होंने बोला ड्यूअल नेचर है, क्योंकि बोर के फॉर्मूला में ड्यूअल नेचर नहीं है, बोर ने सिंगल पार्टिकल नेचर दिया है। तो यहाँ पे व्हेन डी ब्रॉगली सेज कि इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो एक्सिस्ट एज अ वेव, पूरा कंसेप्ट ही चेंज हो गया। सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो यहाँ आप अगर मास मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, तो आप वेवलेंथ फाइंड करिए। आपका अगर मास आपको पता है, आपका वेलोसिटी आपको पता है, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपका वेवलेंथ कितना होगा, आप वेव के फॉर्म में कैसे एक्सिस्ट होगा। ओके, तो बिकॉज द मास, हमारा मास बहुत ज्यादा है और वेलोसिटी इज डिनोमिनेटर में है, इसलिए लैम्डा बहुत ही कम होगा, और वेव नेचर विल बी वेरी मार्जिनल। बट इफ यू थिंक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका मास बहुत कम है, वेलोसिटी कम होगा हमसे कंपेयर में, तो लैम्डा शुड बी क्वाइट हाई। ओके, सो इट विल हैव अ गुड वेव नेचर। तो ये एक रीजन है। दूसरा है, so remember that de Broglie states that all matter, electrons kalini, every matter has a dual nature, and electrons will also have a dual nature. And because electrons have a dual nature, they can exist as a particle and they can exist as a wave. और ये दोनों के बीच में एक equation develop हो सकता है particle nature और wave nature पे, and that is lambda. Lambda is a wavelength. Lambda is equal to, वेवलेंथ वगैरह हमने अभी पढ़ लिया है पहले, तो वी नो इट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। अब हम हाइसेनबर्ग का प्रिंसिपल तो और भी इंटरेस्टिंग है। हाइसेनबर्ग का रूल को बोलते हैं हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो वर्नर हाइसेनबर्ग ने क्या प्रपोज किया कि इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, क्या इम्पॉसिबल है टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, मतलब सेम टाइम में आप उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम या वेलोसिटी एक ही टाइम में नहीं बता सकते। या तो आपको उसका पोजीशन मालूम है या फिर आपको उसका वेलोसिटी मालूम है, दोनों एक साथ में आप कभी भी नहीं बता सकते। सो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन, the exact position and exact momentum। यानी आप कोई एक ही एक टाइम में, अगर आप बोलता है कि ये सेकेंड शेल में है तो तभी आपको उसका मोमेंटम नहीं मालूम है, और अगर आप बोलते हैं इसका मोमेंटम इतना है तब आप उसका पोजीशन पता नहीं है। सो ही सेज यू कैन नॉट साइमल्टेनियसली डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जो बोर का है वी नो एग्जैक्ट मोमेंटम, और क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है सो वी नो हाउ टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोजीशन, which orbit it is and which what velocity it will have। तो वर्नर हाइजेनबर्ग का कहना है कि यू कैन नॉट एट अ गिवन टाइम, सेम टाइम में आप पोजीशन और वेलोसिटी दोनों नहीं बता सकते, या तो आप पोजीशन बताओगे या मोमेंटम, यहाँ वी आर विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी बिकॉज मास तो इलेक्ट्रॉन का फिक्स है। So you cannot determine the exact position and exact velocity or exact momentum of an electron। ये दो कंसेप्ट आने के बाद बोर का मॉडल में लिमिटेशंस दिखने लगे। अभी मैथमेटिकली हाइजेनबर्ग का थियरी को ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स मीन्स अनसर्टिनिटी इन पोजिशन, ओके, इंटू डेल्टा पी दैट इज मोमेंटम, यानी दोनों का जो अनसर्टिनिटी है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। Okay, so this is the mathematical expression of Heisenberg principle। यहाँ आपको डेल्टा x is uncertainty in position, डेल्टा x is uncertainty in position, and delta p is uncertainty in momentum। p हम लोग मोमेंटम के लिए यूज करते हैं, आप मोमेंटम की जगह में आप v भी डाल सकते हैं बिकॉज v विल बी वेलोसिटी। सो डेल्टा x इंटू डेल्टा p या डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। दिस इज हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसीलिए हमने बोर्स मॉडल फिर किसी और एटम के लिए ट्राई ही नहीं किया। जहां तक बोर का मॉडल है वो हाइड्रोजन तक ही सीमित है। वी नेवर ट्राई टू अप्लाई इट फॉर अदर एटम्स बिकॉज तब तक हमको डी ब्रॉगली का ड्यूअल नेचर मिल गया और हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मिल गया। तो इसके बाद हमने डायरेक्टली फिर तब तक मैक्स प्लैंक का कंसेप्ट भी आ गया था, वी वेंट टू क्वांटम मॉडल। Okay, thank you very much. The entire syllabus is now complete. Okay, so now you can start studying seriously for your exam. Bye, have a nice day.